नाज़रीन, आलमी सियासत का रुख मुड़ चुका है और आज दुनिया का नक्शा बदला हुआ नजर आ रहा है। इस्लामाबाद, जो कभी आलमी सुर्खियों में अमन के सफीर के तौर पर जाना जाता था, आज एक बार फिर तारीख रकम कर चुका है। अमेरिका और ईरान, दो ऐसे ममालिक जिनके दरमियान दहाइयों से सर जंग की कैफियत थी, आज पाकिस्तान की सालिसी में एक ही मेज पर बैठे नजर आए। लेकिन जहां पूरी दुनिया इस आमन कोशिश पर पाकिस्तान को सलाम पेश कर रही है, वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में सफ़े मातम बिछी नजर आती है। नई दिल्ली के ऐवानों से लेकर भारतीय मीडिया के स्टूडियोज तक सिर्फ चीखों पुकार और सीना को भी सुनाई दे रही है। आज हम पोस्टमार्टम करेंगे कि मोदी की थाली का बैंगन सिफारतकारी कैसे फेल हुई और कैसे पाकिस्तान ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की अजीमुशान कामयाबी की। इस्लामाबाद में होने वाले अमन मुज़ाकरात ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान खत्ते में अमन का नागुज़ीर खिलाड़ी है। पाकिस्तान ने न सिर्फ उन मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक इंतजाम किए, बल्कि फेक न्यूज़ के दौर में सच्चाई को दुनिया तक पहुंचा दिया। पूरी दुनिया से सैकड़ों बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी इस्लामाबाद में मौजूद थे और पाकिस्तानी मीडिया ने जिस जिम्मेदारी और पेशा वाराना महारत का मुजाहरा किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। यही वजह है कि आज अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर यूरोपीय यूनियन तक हर दारुल हुकूमत से पाकिस्तान के लिए मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। दूसरी जानिब भारत, जो खुद को विश्व गुरु कहता थकता नहीं था, आज तन्हाई का शिकार है। मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी का पोल खुल चुका है। भारतीय मीडिया, खास तौर पर अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी और आनर नरसिम्हन, CNN, 18 न्यूज जैसे एंकर्स चीख चीख कर आसमान सर पर उठा रहे हैं। उनका रोना सिर्फ एक है, अमन मुज़ाकरात पाकिस्तान में ही क्यों हुए। जिस वक्त भारतीय एंकर्स कागज फाड़ रहे थे और चीख रहे थे, ठीक उसी वक्त इस्लामाबाद के पुरसुकून माहौल में आलमी अमन की दस्तावेजात पर दस्तखत हो रहे थे। भारतीय चैनल्स जैसे आज तक और जी न्यूज़ पर बैठकर दिफाई माहिरीन ये तबसरे कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कैसे अमेरिका और ईरान को कायल कर लिया। दरअसल ये उनकी जलन है, क्योंकि भारत की वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहीं नजर नहीं आई। मोदी ने भारत को एक ऐसी बंद गली में ला खड़ा किया जहां उसके पास सिवाय तनकीद के कुछ नहीं बचा। ताहम हर तरफ अंधेरा नहीं है। भारत में आज भी ऐसे चंद लोग मौजूद हैं जो हकायक को देखना जानते हैं। मारूफ दानिश्वर और प्रोफेसर अशोक स्वाइन ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए वाजे किया कि पाकिस्तान की सफारतकारी ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। इसी तरह दिफाई तज्जियाकार प्रवीण सहाने ने भी बरमला एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने एक मुश्किल तरीन मिशन को मुमकिन कर दिखाया, जबकि भारतीय एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ साजिशें बुनने में मसरूफ नजर आई। ये आवाज़ें साबित करती हैं कि मोदी की नफरत अंगेज पॉलिसी अब खुद भारत के अंदर भी नाकाम हो रही है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो डू मोर के मुतालबों से निकलकर लीड मोर की पोजीशन पर आ चुका है। भारत की सीना कोबी और भारतीय मीडिया की चीखों पुकार दरअसल उनकी शिकस्त का एतराफ़ है। पाकिस्तान ने फेक न्यूज़ का रास्ता रोका, जिम्मेदाराना सहाफत की बुनियाद रखी और दुनिया को बताया कि अमन की राह सिर्फ इस्लामाबाद से होकर गुजरती है। मोदी सरकार के लिए वाज़ेह पैगाम है कि नफरत की सियासत से मुल्क नहीं चलते और ना ही आलमी सतह पर इज्जत मिलती है। इज्जत उसे मिलती है जो अमन के लिए हाथ बढ़ाता है, और आज वो हाथ पाकिस्तान का है। याद रखिएगा, पाकिस्तान को ये मर्तबा और मकाम पहली बार नहीं मिला। इस्लामाबाद पहले भी कई बार आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज रह चुका है, जैसे कि दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 1974 में हुई। अगरचे इसका मरकजी इजलास लाहौर में हुआ, लेकिन तमाम गैर मुल्की वफूद की आमद और रफ्त और इब्तदाई सिफारती सरगर्मियाँ इस्लामाबाद से मुंसलिक थी। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा था, जहाँ शाह फैसल, यासिर अरफात और मुअम्मर कज़ाफी जैसे लीडर्स आए। आलमी मीडिया ने इसे इस्लामी दुनिया का इत्तेहाद करार दिया। उसके बाद चौथी 60 सरबराही कॉन्फ्रेंस 1988 में हुई। दिसंबर 1988 में इस्लामाबाद में सार्क कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। ये वो मौका था जब पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी के दरमियान तारीखी मुलाकातें हुई। उस वक्त इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मीडिया का इतना बड़ा रश था कि होटल्स में जगह कम पड़ गई। इसे बरे-सग़ीर में बर्फ पिघलने का आगाज कहा गया था। भारत याद करे 2004 की वो सार्क कॉन्फ्रेंस, जब वाजपेयी साहब खुद अमन की तलाश में इसी इस्लामाबाद आए थे। लेकिन आज मोदी की हठधर्मी ने भारत को इसी अमन मेज से दूर कर दिया है। ये इस्लामाबाद की तारीख का एक और बड़ा मोड़ था। उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ और भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के दरमियान होने वाली बातचीत को कवर करने के लिए दुनिया भर से 1500 से ज़ायद सहाफ़ी इस्लामाबाद पहुंचे थे।
इस इवेंट ने इस्लामाबाद को आलमी सफारतकारी का मरकज बना दिया। फिर ओआईसी वज़राए खारजा काउंसिल का इजलास 2022 में हुआ। हालिया बरसों में मार्च 2022 में होने वाला ओआईसी का 48वां इजलास बहुत ही अहम था। अफगानिस्तान की सूरत हाल और इस्लामोफोबिया पर बात करने के लिए पूरी इस्लामी दुनिया के नुमाइंदे और चीन के वज़ीर खारजा बतौर खास इस्लामाबाद आए। इस मौके पर भी डिजिटल मीडिया और आलमी नशाती इदारों जैसे कि अल जजीरा, BBC, CNN ने इस्लामाबाद से बराह रास्त कवरेज की। इस्लामाबाद महज एक शहर नहीं बल्कि 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस से लेकर आज तक अमन और इत्तेहाद का इस्तारा रहा है। जैसे 1988 में राजीव गांधी और बेनज़ीर की मुलाकात पर आलमी मीडिया इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए था, एक बार फिर तेहरान और वॉशिंगटन के दरमियान पुल बनते पाकिस्तान को देखने पूरी दुनिया का मीडिया यहाँ मौजूद रहा। ये तारीखी हक़ाइक़ साबित करते हैं कि इस्लामाबाद हमेशा से ग्लोबल डिप्लोमेसी का मरकज़ रहा है और मौजूदा अमेरिका ईरान मुज़ाकरात इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जाते जाते भारत के लिए चंद बातों की याद दहानी ज़रूरी है कि वो तन्हा क्यों रह गया। कश्मीर का बोझ। भारत ने बरसों से कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियां की, इंटरनेट बंद किया, कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की और आज उसका नतीजा ये है कि जब भी भारत आलमी सतह पर इखलाकी बरतरी का दावा करता है, दुनिया कश्मीर की मिसाल देकर इसे खामोश करा देती है। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात होना इस बात का सबूत है कि दुनिया को अब भारत के वीटो या एतराज़ की परवाह नहीं रही। भारत ने कश्मीर को जेल बनाकर खुद को आलमी सियासत में कैद कर लिया है। सक्रियतों पर मज़ालिम और सॉफ्ट इमेज का खात्मा भी भारत को ले डूबा। भारत ने दहाइयों तक अपना अक्स एक सेकुलर जमहूरियत के तौर पर बेचा, लेकिन मोदी दौर में मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग, हिजाब पर पाबंदी और घरों पर बुलडोजर चलाने के वाकयात ने उसका ये नकाब नोच दिया है। आज मगरबी मीडिया जैसे NYT और द गार्डियन भारत को एक कदम बर्दाश्त वाली रियासत पुकार रहा है। ये भारत के लिए सबसे बड़ी सजा है कि उसका वो प्रोपेगेंडा खत्म हो गया कि वो पुरानी जमहूरियत है। इसके अलावा विश्व गुरु का ख्वाब और जमीनी हकीकत की बात करना भी जरूरी है। भारत ने दुनिया को ये तासुर दिया कि वो खित्ते का थानेदार है, लेकिन हालिया वाकयात ने साबित किया कि नेपाल, मालदीव्स और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्क अब भारत के दबाव से निकल चुके हैं। जब पाकिस्तान ने अमन मुज़ाकरात की मेजबानी की तो भारत का रोना धोना इसे एक छोटा और तंग नज़र मुल्क साबित कर रहा है, ना कि कोई बड़ी आलमी ताकत। इक्तिसादी नुकसान और अंदरूनी खिलफशार ने भारत को घेर लिया है। जब आप अपने ही मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों को दीवार से लगाते हैं तो आप मुल्क के अंदर एक लावा पकने देते हैं। भारत में बढ़ती हुई मजहबी इंतहा पसंदी ने गैर मुल्की सरमायाकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। कश्मीर में लाखों फौज का पहरा बिठाने पर जो अरबों डॉलर्स खर्च हो रहे हैं वो दरअसल भारतीय मईशत को घुन की तरह खा रहे हैं। ये वही सजा है जो किसी भी जाबिर रियासत को अपनी जारियत की कीमत के तौर पर चुकानी पड़ती है। अगर इसे मकाफाते अमल कहा जाए तो गलत ना होगा। भारत हमेशा से ये चाहता था कि वो खित्ते का सबसे बड़ा सालिस यानी मीडिएटर बने, लेकिन उसकी मुतासिबाना पॉलिसियों की वजह से आज कोई भी मुस्लिम मुल्क या आलमी ताकत उसे एक गैर जानिबदार खिलाड़ी तस्लीम नहीं करती। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी गैर जानिबदारी साबित की और अमेरिका और ईरान जैसे मुतजाद ममालिक को इकट्ठा कर लिया। भारत के लिए सबक ये है कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो अपनी सफारतकारी उसी में दफन कर देता है। तारीख गवाह है कि जो रियासतें अपने अवाम का खून बहाती हैं और पड़ोसियों के घरों में आग लगाती हैं वो आखिरकार खुद भी इसी तपिश का शिकार होती हैं।